राष्ट्रीय राजनीति में इन दिनों अपने सूझबूझ वाले पीएम साहब और उनकी पार्टी के लिए जी का जंजाल बन चुके एमके स्टालिन अब अचानक योगी बाबा पे फायर हो गए हैं। स्टालिन ने एक झटके में ही योगी बाबा की दंगाई की सियासत की पोल खोल दी है। साथ ही 8 राज्यों के सीएम को लेके बहुत बड़ा फैसला ले लिया है। अब सिर्फ वक्फ बिल ही नहीं बल्कि अपने पीएम साहब की सरकार पर भी संकट खड़ा हो गया है। स्टालिन ने कैसे योगी बाबा के दंगाई सियासत की पोल खोल दी है और 8 राज्यों के सीएम को लेके क्या कुछ करने जा रहे हैं, हम आपको अपनी रिपोर्ट में बताएंगे। साथ ही आपको इस पर भी चर्चा करने वाले हैं कि कैसे स्टालिन के एक फैसले से योगी सरकार बुरी तरह से फंस गई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ सिमरन। दोस्तों, एमके स्टालिन इन दिनों राष्ट्रीय राजनीति में सबसे ज्यादा सुर्खियों में है। तमिलनाडु में बैठकर वो दिल्ली की सियासत पे खूब रंग जमा रहे हैं। वो 8 राज्यों के सीएम के साथ मिलकर मोदी सरकार के लिए चैलेंज बने हुए हैं और वो मोदी सरकार को जोर का झटका देने की तैयारी में है। लेकिन इस बीच एमके स्टालिन अचानक से यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर घूम गए हैं। जी हां, उन्होंने एक ही झटके में योगी बाबा की नफरती सियासत को पूरी दुनिया के सामने ला के रख दिया है। वैसे पिछले दिनों यूपी में सीएम ने जो है स्मिता प्रकाश के साथ पॉडकास्ट किया था। ये पॉडकास्ट कई मुद्दों पे था और बुधवार को पूरा दिन खूब वायरल हुआ था। इसमें देश में के कई अहम मुद्दों पे चर्चा की गई थी। इसमें एक सवाल स्मिता प्रकाश ने एमके स्टालिन और तमिलनाडु की राजनीति को लेकर भी किया था, जिसको सुनते ही यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ फायर हो गए थे। उन्होंने डीएमके और एमके स्टालिन को खूब सुनाया था। योगी बाबा ने एएनआई के स्मिता प्रकाश के पॉडकास्ट में क्या कुछ कहा, आप भी सुन लीजिए। तमिलनाडु में ही हिंदी भाषा को लेकर काफी विरोध हो रहा है। आप हिंदी बेल्ट के एक मुख्यमंत्री हैं, तो आप इस बारे में क्या सोचते हैं? देखिए, देश को भाषा के नाम पे या क्षेत्र के नाम पे नहीं बांटा जाना चाहिए। और हम आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिन्होंने वाराणसी में लगातार काशी तमिल संगमम की इस बार 30वें संस्करण को भी यहां पे आयोजित करवाया। यानी एक तरफ काशी है और उत्तर प्रदेश है, जिसमें काशी तमिल संगमम का आयोजन हो रहा है। तमिल भारत की प्राचीनतम भाषाओं में से एक है और इसका इतिहास उतना ही पुराना है जितना संस्कृत का इतिहास है। हर भारतीय के मन में तमिल के प्रति श्रद्धा और सम्मान का भाव है, क्योंकि भारत की विरासत के बहुत सारे तत्व आज भी उसमें मौजूद हैं। तो हिंदी से नफरत क्यों? भाषा कोई तोड़ती नहीं है, वो जोड़ने का काम करती है। और त्रिभाषा सूत्र के माध्यम से तो हिंदी को राजभाषा की मान्यता देकर के हिंदी, इंग्लिश और स्थानीय भाषा, वो तमिल हो सकती है, मलयालम हो सकती है, कन्नड़ हो सकती है, तेलुगु हो सकती है, मराठी हो सकती है, बंगाली हो सकती है, असमी हो सकती है, उड़िया हो सकती है। किसी भी अन्य भाषा को आप लोकल स्तर पर लागू करिए। ये तो देश के अंदर एकता का संदेश देने वाला, उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक पूरे भारत को एकता के सूत्र में जोड़ने वाला माध्यम है। और मुझे लगता है कि भारत का राष्ट्रगान भी इसी बात का संदेश देता है। ये केवल एक संकीर्ण राजनीति है। जब इन लोगों के वोट बैंक खिसकते हैं तो ये लोग इसी प्रकार की क्षेत्रीयता की और भाषाई आधार पर बांटने की दुर्भिसंधि करते हैं। जनता जनार्दन को देश की एकता के लिए इस प्रकार के किसी भी षड्यंत्र से हमेशा सचेत रहना चाहिए। सुना आपने कि योगी बाबा का मानना है कि डीएमके और स्टालिन वोट बैंक के लिए ये खेल खेल रहे हैं और क्योंकि इस पूरे मामले में उनकी राजनीति खतरे में है और ये देश के विभाजनकारी राजनीति से उनको सावधान रहना चाहिए। हालांकि अब जब पॉडकास्ट को आए 24 घंटे से ज्यादा का समय बीत चुका है तो एमके स्टालिन ने योगी बाबा का जवाब दिया है। स्टालिन ने योगी बाबा की राजनीति की कलई खोल दी है। स्टालिन ने अपने एक्स पे एक पोस्ट की है। इस पोस्ट में उन्होंने योगी बाबा की दंगाई सियासत पे जो है जम के हमला बोला है। स्टालिन ने अपने एक्स पे क्या कुछ लिखा है, आप भी देखिए। तमिलनाडु की 2 भाषा नीति और निष्पक्ष परिसीमन पे दृढ़ आवाज पूरे देश में गूंज रही है। भाजपा स्पष्ट रूप से घबरा गई है। अब उनके नेताओं के इंटरव्यू देखें। सीएम योगी आदित्यनाथ हमें नफरत पे व्याख्यान देना चाहते हैं। ये एक राजनीतिक ब्लैक
कॉमेडी जैसा है। हम किसी भी भाषा का विरोध नहीं करते, हम किसी भी चीज को थोपते और अंध राष्ट्रवाद का विरोध करते हैं। ये वोट के लिए दंगा कराने की राजनीति नहीं है, ये सम्मान और न्याय की लड़ाई है। देखा आपने, स्टॉलिन का खास तौर पे कहना है कि हमको नफरत पे नसीहत देने की एक कॉमेडी है। मतलब कि साफ है कि जिनकी दुकान नफरत की राजनीति और दंगे की राजनीति से चल रही है, वो दूसरों को नसीहत दे रहे हैं। माना जा रहा है कि स्टॉलिन ने सीएम योगी को उन्हीं की भाषा में जवाब दिया है और उनकी यूपी की नफरती राजनीति को देश के सामने खोल के रख दिया है। आपको बता दें कि पिछले 3 महीने से एमके स्टॉलिन जो हैं वो मोदी सरकार के साथ 36 का आंकड़ा उनका चल रहा है। त्रिभाषा फॉर्मूले को स्टॉलिन सरकार ने मानने से इनकार कर दिया। स्टॉलिन सरकार का दावा है कि केंद्र की मोदी सरकार पे उन पर हिंदी भाषा को जबरन थोपना चाहती है और आरएसएस के राजनीतिक एजेंडे को चला रही है। आपको बता दें कि इसी को लेकर मोदी सरकार और स्टॉलिन में जम के ठनी हुई है। एक और जहां मोदी सरकार ने तमिलनाडु के राजंश रोक दिया है, दूसरी ओर परिसीमन के नए मुद्दे को लेकर एमके स्टॉलिन ने मोदी सरकार को बुरा फंसा दिया है। उन्होंने तमिल के 8 राज्यों को एक प्लेटफॉर्म पे वो ले आए हैं और परिसीमन में दक्षिण के राज्यों की सीटों के नुकसान को लेकर लामबंद है। आपको बता दें कि देश में अगले साल नया परिसीमन होना है और नया परिसीमन साल 2026 की जनगणना के आधार पर होगा। इसमें हिंदी भाषी प्रदेशों की सीटों को दोगुने तक बढ़ने के आसार हैं, जबकि दक्षिण के राज्यों में सीटों के घटने के आसार दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में राष्ट्रीय राजनीति में दक्षिण का असर जो है कम होने की आशंका है। आपको बता दें कि सीटों के बढ़ने और घटने की वजह आबादी है। दक्षिण के राज्यों ने अपने आबादी के ग्राफ को कंट्रोल किया है, जबकि उत्तर के लोगों की आबादी बढ़ी है। अब इसी मुद्दे को एमके स्टॉलिन ने उठाया है और तमिल भाषी प्रदेशों के नेताओं को जोड़ के एक बड़ा मुद्दा खड़ा कर दिया है। सबसे अहम बात यह है कि एमके स्टॉलिन 2 एनडीए के 2 घटक दलों को भी अपने साथ जोड़ने में कामयाब हो गए हैं। इसमें चंद्रबाबू नायडू की तेलुगु देशम पार्टी भी है, क्योंकि आंध्र प्रदेश में सीटों के घटने के आसार हैं और यहाँ भी त्रिभाषा फॉर्मूले को लेकर आम जनता में रोष है। ऐसे में जनभावना के चलते चंद्रबाबू नायडू के एमके स्टॉलिन के साथ जुड़ना पड़ा है। बता दें कि स्टॉलिन परिसीमन और तमिल देशों में हिंदी को लेकर कई बार बैठक कर चुके हैं। अभी पिछले दिनों आंध्र प्रदेश में बैठक हुई थी, जिसमें सभी तमिल भाषी 7 प्रदेश तमिलनाडु, केरल, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, उड़ीसा और पंजाब के सीएम ने बैठक में भाग लिया था। यहाँ पे बैठक में फैसला लिया गया है कि परिसीमन की कार्यवाही को अगले 25 सालों तक स्थगित किया जाना चाहिए। आपको बता दें कि पिछले दिनों चंद्रबाबू नायडू समेत एमके स्टॉलिन, रेवंत रेड्डी ने अपने राज्य की आबादी बढ़ाने को लेकर अपील की थी और अब 25 सालों तक परिसीमन को स्थगित करने की बात कह रहे हैं। आपको बता दें कि स्टॉलिन ने जो मामला उठाया है वो सभी तमिल भाषी प्रदेश के लोगों पे हावी हो गया है। आम जनता के बीच ये मैसेज जा रहा है कि परिसीमन ने सीटों को घटना सच में जो है दक्षिण भाषी प्रदेशों का एक बहुत बड़ा घाटा है। ऐसे में बहुत हद तक ये संभावना है कि मोदी सरकार के 2 दल जनसेना और चंद्रबाबू नायडू स्टॉलिन के साथ आ सकते हैं। अगर सच में ऐसा होता है तो पीएम मोदी की सबसे मजबूत बैसाखी को टूटने का खतरा मंडरा सकता है। दूसरी ओर चंद्रबाबू की पार्टी हो या फिर एमके स्टॉलिन, दोनों ही अपने राज्य में सेक्युलर राजनीति के ही आती हैं। आपको बता दें कि इस समय देश में वक्फ बिल का एक बहुत बड़ा मामला चल रहा है, जहां एक तरफ इस मामले को लेकर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और मुस्लिम संगठनों ने मोर्चा खोल रखा है, दूसरी ओर राज्यों में विरोध भी हो रहा है। विजयवाड़ा में भी 29 मार्च को प्रदर्शन है। ये प्रदर्शन चंद्रबाबू नायडू के विरोध में होना है। आपको बता दें कि इसी मामले में भी स्टॉलिन का बयान आ चुका है और न सिर्फ वो खुद इस बिल के विरोध में है, बल्कि परिसीमन मुद्दे पे साथ आए चंद्रबाबू नायडू भी इस मामले पे सहमत हैं। आपको बता दें कि चंद्रबाबू नायडू की वजह से वक्फ बिल का मामला जेपीसी में गया था और अब फिर से जब वक्फ बिल को लेके हंगामा है तो चंद्रबाबू नायडू और स्टॉलिन एक साथ आ सकते हैं। आपका इस पूरे मामले पे क्या मानना है? क्या स्टॉलिन ने यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ के बयान को ब्लैक कॉमेडी कह के उनकी नफरती सियासत की पोल खोल दी है? क्या स्टॉलिन ने मोदी सरकार को फंसा दिया है? क्या वक्फ बिल पे स्टॉलिन और चंद्रबाबू नायडू एक साथ आने वाले हैं? अपनी राय कमेंट में बताइएगा। इस खबर को लाइक और शेयर भी जरूर करिएगा।